हे लर्नर्स, मैं विश्वजीत आपका स्वागत करता हूं ल्यूमेंस एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं पावर ऑफ लेंस और पावर ऑफ लेंस में पढ़ेंगे हम लोग पावर ऑफ लेंस का डेफिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस, और जब दो लेंस को एक पार्टिकुलर सेपरेशन में रखा जाए तो पावर ऑफ लेंस क्या होगा। इतना सारा टॉपिक आज इसी क्लास में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पावर ऑफ लेंस होता क्या है। जैसे कि अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, अगर आपको स्क्रीन पे तो दिख ही रहा होगा कि डेफिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस है क्या। पावर ऑफ लेंस का डेफिनेशन होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। और फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर। क्या लिखा हुआ है, P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर। ये तो आपने क्लास 10th में पढ़ा ही हुआ है। अब जो आगे पढ़ने वाले हैं वो है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। जैसे कि आपको फॉर्मूला कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का दिख रहा होगा, 1/f(eq). F(eq) होता है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। मतलब कि जब दो या तीन लेंसेस को आपस में कंबाइन किया जाए और कंबाइन करने के बाद जब एक नया लेंस बनेगा तो हमारा जो उसका फोकल लेंथ होगा कितना होगा, वो इसी फॉर्मूला से निकलेगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। फॉर्मूला क्या है, P हमारा पावर ऑफ लेंस होगा। जो कंबाइंड लेंसेज के कारण जो पावर ऑफ लेंस आएगा वो हमारा P है। P इक्वल टू 1/f(eq), 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डॉट डॉट डॉट। मतलब डॉट 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 कहने का मतलब ये कि कितना लेंस हम ले रहे हैं एक साथ में कंबाइन करके। अगर हम दो लेंस की बात करें, जैसे कि यहाँ पे अगर एग्जांपल दिया हुआ है, एक है हमारा कॉन्वेक्स लेंस और एक है हमारा कॉन्केव लेंस, प्लानो कॉन्केव है। ये दोनों लेंस को जब आपस में कंबाइन किया जाएगा तो हमारा नेट फोकल लेंथ हम कैसे निकालेंगे। अगर हम इसका देखिए कि कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस का कुछ ना कुछ फोकल लेंथ होगा, कॉन्केव लेंस का भी कुछ ना कुछ फोकल लेंथ होगा। तो इसका फोकल लेंथ f1 मान लेते हैं और इसका फोकल लेंथ f2 मान लेते हैं। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग साइन तो बैठाना ही है, प्लस माइनस। अगर कॉन्वेक्स है तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा और अगर कॉन्केव है तो इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। ये डिपेंड करेगा। क्लियर है। जैसे कि 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। तो f1 इज द फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस एंड f2 इज द फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंस, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला P इज इक्वल टू 1/f(eq) इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 यहीं तक होगा। ये पार्ट सिर्फ यहीं तक आएगा और आगे हम नहीं जाएंगे, f3 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास लेंस यहाँ पे कितना है, सिर्फ दो है। अगर तीन लेंस रहता तो हम 1/f3 भी लेते। ये डिपेंड करेगा कितना नंबर ऑफ लेंस है, किस पे डिपेंड करेगा, कितना नंबर ऑफ लेंस है। तो ये था हमारा पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। अब आगे हम देखने वाले हैं क्या, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे कंपटीशन में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि हमारा थिन लेंसेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। जब दो थिन लेंस को एक पार्टिकुलर सेपरेशन में रखा जाए तो उनका कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ, कंबाइन करने के बाद जो फोकल लेंथ होगा वो कितना होगा, इसके विषय में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका डेरिवेशन जानने से पहले फिगर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले चलिए हम लोग क्या करते हैं, फिगर को समझ लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है फिगर कि यहाँ पे दो लेंस है, एक का फोकल लेंथ f1 है, दूसरा का फोकल लेंथ f2 है, जो कि स्क्रीन पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा। पहला का फोकल लेंथ क्या है, f1, दूसरे का फोकल लेंथ है f2। जैसे कि अगर यहाँ पे ए से पॉइंट ए पे देखिए, जहां पे कर्सर दिख रहा है आपको, पॉइंट ए से लाइट आया पहला लेंस पे जिसका फोकल लेंथ क्या है f1, वहां से रे डेविएट किया। क्या हुआ, रे डेविएट किया मतलब रिफ्रैक्ट किया। रिफ्रैक्ट किया, अपने पाथ से तो डेविएट कर गया ना, लाइट दिख रहा है आपको, अपने पाथ से लाइट क्या हो गया, डेविएट कर गया। इसका ओरिजिनल पाथ किधर जाता, बी से जो ई वाला जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है इधर जाना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन इसका डायरेक्शन चेंज होकर के ये सी पे आ गया, ठीक है। तो जो हमारा डेविएशन हुआ है, डेविएशन को हम एंगल ले लिए हैं Δ1। क्या ले लिए हैं, एंगल Δ1, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। Δ1 हमारा पहला डेविएशन है ड्यू टू लेंस 1। पहला लेंस जिसका फोकल लेंथ f1 है उसके कारण हमारा डेविएशन हुआ है Δ1। फिर अगर हम सेकेंड केस की बात करें, अब तो लाइट आया आपके सेकेंड लेंस पे। जब सेकेंड लेंस पे आया तो ये लाइट बी से सी से आकर के ये डॉटेड लाइन में सीधा निकल जाना चाहिए था। क्या ये सीधा निकला, नहीं निकला, वो फिर डेविएट किया अपने पाथ से, फिर रिफ्रैक्ट किया और क्या हुआ, डेविएट किया अपने पाथ से। कितना डेविएट किया, तो यहाँ पे जो ये एंगल होगा वो हो जाएगा Δ2, जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है।
ये अपने पाथ से कितना डेविएट हुआ है, डेल्टा टू। ये डेल्टा टू आप यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ पे नहीं लिखे क्योंकि हमको यहाँ पे आगे जाके मैथमेटिकल यूज करना है, इसीलिए डेल्टा टू हम इस जगह पे लिख के रखे हैं। और ये दोनों एंगल तो आपस में इक्वल होता है, ये जानते ही हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा। ये डेल्टा टू यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका वर्टिकली ऑपोजिट में ये भी डेल्टा टू हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लिख दिए डेल्टा टू। तो डेल्टा टू इज द एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा टू क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, जो एंगल हमारा डेविएट किया है ड्यू टू लेंस टू। लेंस टू के कारण जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो क्या है, हमारा डेल्टा टू। अब क्या है, दोनों लेंसेज के कारण नेट टोटल डेविएशन कितना हुआ है। क्या अगर हम डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू कर दे तो क्या हमारा टोटल डेविएशन नहीं निकल जाएगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए। एकदम निकलेगा। अगर दोनों डेविएशन को जोड़ दे, ऐड कर दे, तो हमारा टोटल डेविएट हमारा लाइट कितना क्या वो निकल जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली या फिर थोड़ा ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं। ओरिजिनल पाथ हमारा क्या था, बी से जी तक जा रहा था, जाना चाहिए था कहाँ, ए बी जी, ये स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए था, लेकिन ये पाथ चेंज होकर के सी डी के डायरेक्शन में आ गया। किधर आ गया, सी डी के डायरेक्शन में। सी डी को थोड़ा पीछे प्रोसीड किए तो ई तक आया, ठीक है। तो जाना चाहिए था बी से ई तक, चला गया ई से डी तक। कहां से कहां तक कितना डेविएट हुआ है, ई से डी तक। ओरिजिनल पाथ क्या था, बी से ई, दिख रहा है, बी से ई आपका ओरिजिनल पाथ था, और डेविएट होके किधर आ गया, ई से डी। तो टोटल डेविएशन डेल्टा, क्या डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू नहीं होगा? अगर हम ट्रायंगल बात करें बीईसी की, कौन सा ट्रायंगल, देखिए बीईसी दिख रहा है ट्रायंगल। अगर हम ट्रायंगल बीईसी का बात करें तो बीईसी में देखिए डेल्टा वन डेल्टा टू इंटीरियर एंगल है और डेल्टा जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। क्या आप नहीं जानते हैं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। जैसे कि अगर यहाँ पे आपको डेल्टा दिख रहा है, डेल्टा अगर हमारा एक्सटीरियर एंगल है तो डेल्टा वन और डेल्टा टू क्या है, इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है। तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू तो ज्योमेट्रिकली भी होगा, ठीक है। तो टोटल डेविएशन ड्यू टू बोथ द लेंसेज, दोनों लेंस के कारण जो टोटल डेविएशन हुआ, टोटल डेविएशन ऑफ लाइट हुआ, वो क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। ये बात भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इस चीज को थोड़ा और इलाबोरेशन में अच्छे से जानने के लिए हमने एक लेंस का सहारा लिया है, दोनों लेंस का नहीं, एक लेंस का काम करेंगे, फिर दोनों लेंस के बारे में बात करेंगे हम लोग। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, डी है, स्मॉल डी। इसको भी नोट डाउन करके आप लिख लीजिए, ठीक है। तो आगे चलिए, जैसे कि मैंने एक लेंस लिया और इस पे कुछ कंसीडर पार्ट करके रखा हुआ है। कंसीडर पार्ट में क्या क्या है, कंसीडर अ ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, कंसीडर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ एंड आई बी द इमेज फाउंड बाय द लेंस। आई क्या है, यहाँ पे देखिए ओ, यहाँ पे दिख रहा है आपको ओ हमारा क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। आई हमारा पॉइंट इमेज है, जो ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बना है ड्यू टू दिस लेंस। इस लेंस के कारण हमारा जो इमेज बना है वो क्या है, आई। अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, और बीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। ये तो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, कोई भी दिक्कत नहीं। ये पाथ ओ ए का पाथ सीधा डॉटेड लाइन में जाना चाहिए था, लेकिन डॉटेड लाइन में नहीं जाने के कारण ये अपने पाथ से डेविएट किया ड्यू टू दिस लेंस। इस लेंस के कारण क्या हुआ, अपने पाथ से डेविएट किया। मान लेते इसका फोकल लेंथ स्मॉल एफ होगा, आगे तो माने ही है। ये लेंस का फोकल लेंथ क्या है, स्मॉल एफ, ठीक है। इसका ओरिजिनल पाथ डॉटेड लाइन में जाता, लेकिन ये अपने पाथ से डेविएट होकर के ए से आई के डायरेक्शन में आ गया है। तो टोटल डेविएशन क्या हो गया, डेल्टा। यहाँ पे मान क्या लिए, टोटल डेविएशन एक लेंस के कारण क्या है, डेल्टा। इस पार्ट को हम अच्छे से समझेंगे, उसके बाद आगे जाकर के हम अपना न्यूमेरिकल पार्ट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो डेल्टा हमारा आ गया, जो कि आपको दिख रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन है ये। अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा ये आपका एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट है और ये एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। एच क्या है, एच एक ऐसा हाइट है, ऑप्टिकल सेंटर, पी इज द ऑप्टिकल सेंटर। पी क्या है, हमारा ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के उस पॉइंट तक का जहां से आपका रिफ्रैक्शन, जिस पॉइंट पे आपका रिफ्रैक्शन हुआ है, इसका डिस्टेंस को हम मान लेते हैं एच। क्या मान लेते हैं, एच। जिस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हुआ है वहां से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर पी तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया एच, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्लियर। अब आगे हम देख लेते हैं, आगे हम क्या देखेंगे, ये फिगर तो वहां से हम फिर यहां पे बना लिया। अब क्या है, लेट एंगल एओपी, एओपी, अगर हम एंगल एओपी की बात करें, क्या ये अल्फा नहीं है, वही तो लिखे हैं अल्फा।
AIP की अगर बात करें तो AIP क्या है, बीटा नहीं है क्या? वही तो हम यहाँ पे लिखे हैं, AIP इज बीटा। फिगर को देखते हुए हमने अपना सारा काम किया है। अब देखिए ट्रायंगल, देखिए OAI, कौन सा ट्रायंगल देखेंगे? OAI। अगर हम ट्रायंगल OAI की बात करें तो ध्यान से देखिएगा कि अल्फा बीटा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है किसका? डेल्टा का। तो क्या डेल्टा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा नहीं लिख सकते हैं क्या? एकदम लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए ट्रायंगल OAI को, इस ट्रायंगल को देखने से आपको क्या पता चलता है? डेल्टा इज द एक्सटीरियर एंगल। डेल्टा क्या हमारा? एक्सटीरियर एंगल है, और अल्फा और बीटा क्या है? इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो फिर हम वही ज्योमेट्री का, ट्रायंगल का जो ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला था, जो लॉ था, उसे हम यहाँ पे लगाएंगे। क्या है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। उसको हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, और डेल्टा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा भी लिख दिया। डेल्टा इक्वल टू क्या लिख दिया हमने? अल्फा प्लस बीटा। इफ द हाइट h इज स्मॉल, अगर h जो हाइट हमने बताया था, h क्या है? h इज द हाइट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू द पॉइंट वेयर रिफ्रैक्शन हैपेंस। उस पॉइंट पे जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, वहां से लेकर के ऑप्टिकल पॉइंट तक का डिस्टेंस को हम स्मॉल h लिए। अगर स्मॉल h का डिस्टेंस बहुत कम हो जाए, मतलब कि लेंस बहुत छोटा हो, कम हो, एज कंपेयर टू PO एंड PI, अगर h का वैल्यू PO और PI से बहुत छोटा हो, देन द एंगल अल्फा एंड बीटा आर ऑल्सो स्मॉल। अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा? बहुत स्मॉल हो जाएगा। अगर h छोटा हो गया तो ये यहाँ से डायरेक्शन बदल करके ये भी छोटा नहीं हो जाएगा, अल्फा भी छोटा हो जाएगा। अगर h छोटा हो गया तो अल्फा बीटा भी छोटा हो जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है h का हाइट इतना बड़ा है, ये h को अगर हम यहाँ पे कर दें तो हाइट, अब एंगल यहाँ से आएगा और छोटा हो गया। तो फॉर स्मॉल h अल्फा एंड बीटा विल ऑल्सो बी स्मॉल। ये बात को यहाँ लिख दिए। अगर अल्फा बीटा हमारा स्मॉल हो गया तो क्या अल्फा इक्वल टू, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, अल्फा इक्वल टू tan अल्फा। अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? tan अल्फा। क्यों tan अल्फा? कैसे? अगर हम ट्रायंगल देखें AOP, ठीक है, AOP में क्या हमारा h हमारा परपेंडिकुलर है और OP क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर व हाइपोटेन्यूज tan अल्फा लिख सकते हैं, और tan अल्फा को तो अल्फा लिख ही सकते हैं, क्योंकि हमने एक चीज जाना हुआ है कि फॉर स्मॉल अल्फा tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, साइन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ पे तो साइन नहीं है, यहाँ पे हमारा tan है, इसीलिए हम tan के बारे में बात करेंगे। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? tan अल्फा। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan अल्फा, और उसका वैल्यू क्या लिख दिए? h/OP। h का मतलब ये परपेंडिकुलर, अल्फा के सामने जो वाला जो साइड होता है वो हमारा परपेंडिकुलर है, और OP हमारा बेस है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस tan अल्फा, तो h/OP हमारा अल्फा आ जाएगा, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब हम बात करेंगे बीटा की। जब हम बीटा की बात करेंगे तो हमको ट्रायंगल देखना है AIP। कौन सा ट्रायंगल देखेंगे? AIP। तो AIP में आपको दिख रहा होगा h हमारा फिर परपेंडिकुलर है और PI हमारा बेस है, तो h/PI हमारा tan बीटा होगा, और tan बीटा को बीटा भी लिख सकते हैं। tan बीटा को बीटा हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा बीटा भी छोटा है। जैसे कि हमने अभी यहाँ पे बात किया, इफ h इज स्मॉल देन अल्फा एंड बीटा विल ऑल्सो बी स्मॉल। अगर h हमारा स्मॉल हो गया तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? वो भी स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा tan बीटा अगर स्मॉल है तो बीटा उसके इक्वल होगा। इस फॉर स्मॉल बीटा और अल्फा, tan बीटा और tan अल्फा इक्वल टू अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिख लिया h/PI। अब यहाँ पे जो डेल्टा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा लिखा था, अल्फा का वैल्यू यहाँ h/OP है, और यहाँ बीटा लिखा था तो बीटा का वैल्यू यहाँ h/PI है। तो इस फॉर्मूला में ये वाला पार्ट दोनों h/OP और h/PI बैठा दिए, और इसको लिख दिए इक्वेशन 1। क्या लिख दिए? इक्वेशन 1, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा है। डेल्टा इज इक्वल टू h/PO प्लस h/PI विच इज इक्वेशन 1, जो क्या हमारा इक्वेशन 1। इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे PO या फिर साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन तो आप लोग जानते ही हैं, लेफ्ट साइड रहे तो नेगेटिव और राइट साइड रहे तो पॉजिटिव। अगर हम नेगेटिव साइड की बात करें तो PO इज -U। PO क्या है हमारा? -U हो जाएगा।
PO हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इसको हम लिख सकते हैं -u। क्यों? क्योंकि लेंस के लेफ्ट हैंड साइड है और मैंने आपको बताया हुआ है साइन कन्वेंशन में जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा वो नेगेटिव होगा, जो राइट हैंड साइड रहेगा वो पॉजिटिव होगा। तो चलिए साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। PO की बात करें तो PO इज इन द लेफ्ट हैंड साइड, देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी -u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? -u और इमेज डिस्टेंस +u। इमेज हमारा राइट हैंड साइड में बन रहा है इसलिए इमेज डिस्टेंस क्या हो गया हमारा? +u। कोई दिक्कत? अब PO और PI का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो बाई 1 डेल्टा इज इक्वल टू h/1/v - 1/u। जब PO और PI का वैल्यू पुट किए तो हमारा ये वाला पार्ट आ गया। जो प्लस वाला पार्ट है उसको पहले लिख दिए, जो माइनस वाला पार्ट है उसको बाद में लिख दिए, तो 1/v - 1/u हो गया। और लेंस फॉर्मूला तो हमने पढ़ा ही हुआ है। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है? लेंस फॉर्मूला कहता है 1/v - 1/u = 1/f। क्या हम इस 1/v - 1/u को f नहीं लिख सकते हैं? सिर्फ f, ये जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है 1/v - 1/u, क्या हम इसको 1/f नहीं लिख सकते हैं? और 1/f लिखेंगे कहाँ से? ड्यू टू मिरर फॉर्मूला। कहाँ से लिखेंगे? मिरर फॉर्मूला से। फ्रॉम मिरर फॉर्मूला तो डेल्टा इक्वल टू h/f हो जाएगा जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा? h/f। यहां तक अगर आपको एक लेंस के बारे में समझ में आ गया, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम इस एक लेंस को यूज करके आगे जा करके 2 लेंस पे काम करने वाले हैं एक साथ। इसीलिए इस लेंस वाला पार्ट को अच्छे से समझिए। डेल्टा का वैल्यू कितना आया इसको ध्यान से लिखिए, लिख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। डेल्टा का वैल्यू क्या आया? h/f। डेल्टा का मतलब क्या? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होता था h, जिस पॉइंट से रिफ्रैक्ट कर रहा है फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर का हाइट h बाई फोकल लेंथ हमारा डेविएशन होता था। डेविएशन क्या होता था? h बाई फोकल लेंथ। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है? इसको हम यूज करेंगे आगे जा करके, ठीक है? क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। और इस पार्ट को हम डेल्टा इक्वल टू h/f किस तरह से लाए वो भी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, जो कि हमारा मेन डायग्राम होगा उसे एक बार देखते हैं और समझते हैं। ये हमारा डायग्राम है, ये पहला लेंस, ठीक है, और ये हमारा है दूसरा लेंस। पहला लेंस का फोकल लेंथ देखिए f1 दिया हुआ है, दूसरा लेंस का फोकल लेंथ f2 दिया हुआ है। पिछला केस का बात करें तो जो ये लेंस था, पिछला केस में जो ये लेंस था, इसका फोकल लेंथ सिर्फ हमने f लिया था। क्या लिया था? स्मॉल f, जो कि यहाँ पे हमने स्मॉल f लिखा था। अब जो है, अब तो हमारे पास 2 लेंस है ना। कितना लेंस है? 2 लेंस है। तो पहला लेंस का जो फोकल लेंथ हो जाएगा वो f1 हो जाएगा और दूसरा लेंस का जो फोकल लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? f2 हो जाएगा, जो कि आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा है, ठीक है? अब हम बात करते हैं इस लेंस का जो ये रे डायग्राम से इसको समझ लेते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है A से B तक रे आया, फिर यहाँ से रिफ्रैक्ट कर गया, मतलब कि अपने पाथ से डेविएट कर गया। तो जो अपने पाथ से वो कितना डेविएट किया, अपने पाथ से वो कितना डेविएट किया उसे हमने लिख दिया डेल्टा1। क्या लिख दिया? डेल्टा1, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अपने पास B से आया, B से डेविएट करके C तक चला गया, तो कितना डेविएट किया? डेल्टा1। ओरिजिनल पाथ तो ये डेल्टा, ये जो सीधा लाइन डॉटेड लाइन में दिख रहा है ये होना चाहिए था, लेकिन अपने पाथ से डेविएट करके C पे आ गया। तो यहाँ पे हाइट क्या हो गया हमारा? h1। P1B को हम क्या लिख सकते हैं? h1, जो कि आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा है। और इसका फोकल लेंथ क्या है? f1। इसका फोकल लेंथ क्या है हमारा? f1। क्लियर? तो डेल्टा1 को h1/f1 नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी अभी हमने जो पिछला देखा, अभी जो निकाला हमने कि जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो हाइट और फोकल लेंथ का रेशियो होता है, ठीक है? तो h1 वहां पे क्या था? यहाँ पे तो h है तो h/f लिखा है, वहां पे क्या था? h1/f1 है। यहाँ क्या हो जाएगा? डेल्टा1 इक्वल टू h1/f1। उसी तरह से जब ये रे B से C तक आया, कहां से कहां तक आया? B से C तक आया, फिर ये अपने पाथ से डेविएट किया। कितना डेविएट किया? डेल्टा2। कितना डेविएट किया? डेल्टा2। अब इस डेल्टा2 का वैल्यू हो जाएगा f2/h2। h2 क्या है? CP2। देखिए हमारा h2 है, CP2
P2 का जो ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये हमारा H2 है। क्यों? क्योंकि ये रिफ्रैक्ट किस पॉइंट से कर रहा है? पॉइंट C से ना रिफ्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे G को नहीं देखिएगा, G तो इसका पुराना पॉइंट था, आगे जाकर के हम ज्योमेट्रिकली आगे इसको प्रोसीड किए हैं, लेकिन इसका जो पॉइंट है H2 हमारा क्या है? CP2 हमारा, CP2 इज H2। तो यहाँ पे डेल्टा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? H2/F2। डेल्टा 2 का वैल्यू हो जाएगा H2/F2। तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 तो हमने निकाल लिया। अब देखते हैं डेल्टा है क्या। यहाँ पे डेल्टा भी तो है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो डेल्टा 1 पहला लेंस के कारण जो डेविएशन हुआ वो है, डेल्टा 2 दूसरा लेंस के कारण जो डेविएशन हुआ वो हुआ है, और डेल्टा जो है दोनों लेंस का कंबाइंड एक साथ मिलने के कारण जो टोटल डेविएशन हुआ वो डेल्टा है। डेल्टा इज डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा क्या हमारा? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, दोनों का जो टोटल सम, टोटल जो डेविएशन है उसको हम डेल्टा कह रहे हैं। चलिए इसको हम ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं, क्या सही में डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 है? चलिए देख लेते हैं एक बार। अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो देखिए फिगर ECB या BEC ट्रायंगल, देखिए कौन सा ट्रायंगल देखना है? BEC। अगर हम ट्रायंगल BEC की बात करें तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा नहीं होगा। डेल्टा हमारा BEC ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हो जाएगा। डेल्टा 1 का भी वैल्यू हमने निकाला, अभी डेल्टा 2 का भी वैल्यू निकाला, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? D। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? स्मॉल d। चलिए इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। जैसे कि अभी अभी हमने देखा डेल्टा 1 को H1/F1 हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम, डेल्टा 2 को H2/F2 भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम, और ये जो डेल्टा है, डेल्टा इज द टोटल डेविएशन। डेल्टा क्या हमारा? टोटल डेविएशन। टोटल डेविएशन इक्वल टू H1/F। टोटल डेविएशन क्या हो जाएगा? H1/F। अब H1 क्या, क्यों हम H1 लिखे, ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने H1 क्यों लिखा। H1 इसलिए लिखा क्योंकि ये जो आपको हाइट दिख रहा है P1B, क्या दिख रहा है? P1B इनिशियली तो इतना ही ना था, यहां से कितना वो डेविएट किया, इसीलिए टोटल F, दोनों के कारण टोटल का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? F। और इनिशियली हाइट के कहां से रिफ्रैक्ट कर रहा था? ये H1 से, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? H1/F। तो टोटल डेविएशन क्या हो जाएगा? H1/F। तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 भी हमने देख लिया इस फिगर से। इस फिगर से देखा ना कैसे कि हमारा डेल्टा 1 और डेल्टा 2 आपस में क्या हो गया? सम हो गया डेल्टा का। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल, और डेल्टा 1 का वैल्यू यहां से निकाला था H1/F1 होता था, और डेल्टा 2 का H2/F2 होता था। क्या हमने वही सेम वैल्यू को यहाँ पे पुट नहीं कर दिया? डेल्टा का वैल्यू यहाँ H1/F हो गया, और डेल्टा 1 का वैल्यू H1/F1 हो गया, और डेल्टा 2 का वैल्यू H2/F2 हो गया। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। पहले तो इक्वेशन 1 एक का मान के रखा था, अब ये इक्वेशन 2 हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब जो मैथमेटिक्स करने वाले हैं इस पार्ट को ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से, एकदम समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। H1/F, कैपिटल F इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ बोथ द लेंसेज विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल d। F क्या है? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है दोनों लेंस का, जो कि एक डिस्टेंस d पे सेपरेट किया गया है। ठीक है, उसको हम इक्वेशन मान लिए, ये जो पूरा इक्वेशन आया इसको इक्वेशन 2 मान लिया हमने। अब क्या है? अब हम करते हैं H1 - H2। अब ये H1H2 है क्या, वो भी तो देखना इंपॉर्टेंट है। ये H1 था जो कि आप जान रहे हैं, जिस पॉइंट से वो रिफ्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्ट किया इस पॉइंट पे B से, और यहाँ पे किया C से। तो यहाँ पे BP1H1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा P2G भी H1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में BG और P1 P2 क्या आपस में पैरेलल है। तो P2G भी H1 हो जाएगा। P2G को H1 लिख सकते हैं क्योंकि BP1 H1 है, तो उसी प्रकार GP2 को हम H1 नहीं लिख सकते हैं। और CP2 क्या है हमारा? CP2 हमारा H2 है। तो H1 - H2 करेंगे तो GP2 - CP2 नहीं हो जाएगा, GP2 - CP2, H1 - H2। तो बच क्या जाएगा? GC नहीं बच जाएगा, क्या बच जाएगा? GC। क्लियर है? अब देखिए H1 - H2 क्या हमारा सही में GC या CG आ रहा है क्या, वो देखना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आ रहा है। H1 - H2 जब किया तो P2G
P2G आपका यहाँ पे दिख रहा था कि P2G किस तरह से H1 था, P2G हमारा H1 था क्योंकि यहाँ पे P1B H1 था और यहाँ पे क्या हो गया P2G H1 हो गया और CP2 तो आपको दिख ही रहा है H2। तो H1 माइनस H2 कर देंगे तो बचेगा क्या, CG ना बचेगा, क्या बचेगा हमारा CG, वही आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये हमारा क्या है CG। क्लियर है। अब आते हैं हमारा डायग्राम पे और इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा तो कि आपको समझ में आए कि हम कहना क्या चाहते हैं। अब ट्रायंगल देखिए BGC या GCB, जो ट्रायंगल बोले BGC, ट्रायंगल BGC, फिर से बोल रहे BGC, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए तो समझ में आ रहा है। BGC जब ट्रायंगल आपको पता चल गया है तो यहाँ पे एंगल क्या है डेल्टा वन, एंगल क्या है डेल्टा वन, डेल्टा वन के सामने में जो हाइट है क्या हमारा CG नहीं है, जो कि अभी अभी H1 माइनस H2 निकला है, H1 माइनस H2 जो हमारा निकला है वो हमारा CG ही तो है जो कि इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और BG हमारा क्या है बेस है, BG क्या है बेस है और BG को क्या हम स्मॉल d नहीं लिख सकते, क्या BG ही हमारा सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेस नहीं है, BG इज द सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेस। जब B और G के बीच का सेपरेशन हमको पता चल गया स्मॉल d है तो इस स्मॉल d को आगे जाके हम यूज करेंगे। फिलहाल ट्रायंगल के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, tan डेल्टा 1 इज इक्वल टू CG बाई BG लिख सकते हैं और CG इक्वल टू BG tan डेल्टा 1 लिख सकते हैं कि नहीं, CG इक्वल टू BG इंटू tan डेल्टा 1, CG बाई BG आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, वहां पे एक्सप्रेशन में नहीं लिखा हुआ, क्या लिखना आप भी अभी जल्दी से लिखिए कॉपी में क्या लिखिएगा CG बाई BG इज इक्वल टू tan डेल्टा 1, ठीक है आपने लिख लिया CG बाई BG इक्वल टू tan डेल्टा 1। आगे अभी एक्सप्रेशन देखेंगे, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है CG के जगह पे डायरेक्टली BG tan डेल्टा 1 लिखा हुआ है, अभी अभी आपने लिखा है CG बाई BG इक्वल टू tan डेल्टा 1, क्या लिखा है आपने CG बाई BG इक्वल टू tan डेल्टा 1 लिखा है, तो क्या CG इक्वल टू BG tan डेल्टा 1 नहीं हो जाएगा, BG को tan डेल्टा 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा CG का वैल्यू निकल गया और वो क्या आ गया हमारा BG tan डेल्टा 1, क्या आ गया BG tan डेल्टा 1 और उसको हम BG डेल्टा 1 भी कह सकते हैं क्योंकि डेल्टा 1 इज वेरी वेरी स्मॉलर, जब बहुत छोटा होता है तो tan डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 1 हो जाएगा, तो tan डेल्टा 1 को हम क्या लिख दिए डेल्टा 1, कोई दिक्कत नहीं। चलिए BG को अभी अभी हम जानते थे और ये किसका वैल्यू आया H1 माइनस H2 का वैल्यू आया, किसका वैल्यू आया H1 माइनस H2 का, इस बात को ध्यान रखिएगा। H1 माइनस H2 का क्या वैल्यू आया BG डेल्टा 1 और BG क्या था स्मॉल d नहीं था क्या, सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेस, BG इज द सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेस, तो BG का वैल्यू यहाँ D लिख दिए और डेल्टा 1 का वैल्यू देखिए हम जानते हैं, यहाँ पे ऊपर देखिए यहाँ पे H1 बाई F1 दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है आपको डेल्टा 1 इक्वल टू H1 बाई F1, उस वैल्यू को डेल्टा 1 का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, H1 बाई F1 लिख दिया और BG इक्वल टू D था, तो हमारा H1 माइनस H2 इक्वल टू क्या आ गया D इंटू H1 बाई F1। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये पार्ट समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट, इसको इक्वेशन 3 मान लिया, इसको क्या मान लिया इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे यहाँ से H2 का वैल्यू निकालेंगे, H2 को इधर राइट हैंड साइड ले जाएंगे और DH1 बाई F1 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा H2 का वैल्यू H1 माइनस DH1 बाई F1, ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए H2 हमारा प्लस हो गया है और H1 माइनस DH1 बाई F1 आ जाएगा, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब ये जो इक्वेशन 4 है H2 का जो वैल्यू आया है, इस H2 का वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। कहां पुट करना है इक्वेशन 2 में, देखिए आपका पूरा फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, खुद ब खुद आ जाएगा। कहां पे आपको रखना है इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 4 को कहां डालना है इक्वेशन 2 में, तो चलिए इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 में हम डाल देते हैं। जब हम इक्वेशन, ये हमारा 3 था, ये हमारा 4 आया, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पे, ये हमारा 3 था और ये हमारा क्या हुआ, इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा इक्वेशन 4 आ गया। जब हमारा इक्वेशन 4 आ चुका है तो अब हम क्या बोले कि इक्वेशन 2 में इसको पुट करना है, तो इक्वेशन 2 में यहाँ जो H2 था, H2 की जगह पर DH1 बाई F1 पुट कर दिए, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, पुट कर दिया ना, देन बाई इक्वेशन 2 जो लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे इक्वेशन 2 में इक्वेशन 4 को हमने पुट कर दिया, ठीक है,
पूरा देखिए h1/f2 माइनस पूरा पार्ट को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वैल्यू को पुट कर दिया, किसका वैल्यू, h2 का वैल्यू को, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। आप खुद से वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर में देखिए राइट हैंड साइड में, ये जो इक्वेशन 2 को सॉल्व करने के बाद जो आया है, राइट हैंड साइड में सबसे h1 कॉमन निकल जाएगा और यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में भी h1 है, तो h1 कहाँ जाएगा, चांद पे, h1 सीधा कट के चांद पे जाएगा। देखिए यहाँ पे h1 कॉमन निकलिए, इसको खुद से सॉल्व कीजिए, कॉपी में लिख के खुद से सॉल्व कीजिए, ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। h1 को कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ भी h1 है, दोनों को कैंसिल कीजिए, चांद पे भेजिए, बच क्या जाएगा, 1/f means equivalent focal length of the two lenses which are separated by a distance small d, which are separated by a distance small d is equal to हो जाएगा, ये कैपिटल F तो हमारा क्या है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, किसका, दो लेंसेज का जो कि सेपरेट किया गया एक डिस्टेंस d से, उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। d इज द सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज, दो लेंस के बीच का जो सेपरेशन है वो हमारा स्मॉल d है, और f1 f2 क्या है, दोनों का फोकल लेंथ, f1 f2 क्या है हमारा, दोनों का फोकल लेंथ, f1 पहला का फोकल लेंथ था, f2 दूसरा का फोकल लेंथ था। तो ये हमारा फाइनली जो फॉर्मूला है वो डिराइव हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ से मिलाने का कोशिश करते हैं। अगर दोनों के बीच का कोई सेपरेशन नहीं हो, मतलब कि d का वैल्यू 0 हो जाए, तो क्या ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ जो था उस फॉर्मूला से मिलता जुलता फॉर्मूला नहीं हो जाएगा, ये d 0 हो जाएगा तो पूरा पार्ट गायब, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, मतलब कि दोनों लेंस जब आपस में सट जाए, दोनों लेंस जब सटने के बाद जो नया लेंस बनेगा उसका जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में जो फॉर्मूला पढ़ा था वही फॉर्मूला आ जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये सेपरेशन d जो है ये हमारा एक जनरल केस है। जनरल केस को स्पेशल केस कैसे बनाया जा सकता है, व्हेन सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज बिकम्स 0, दोनों के बीच में कोई सेपरेशन ही नहीं है। जब सेपरेशन नहीं होगा तो ये फॉर्मूला कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला जो डेरिवेशन है अच्छे से समझ में आया होगा। इस चीज को समझने से पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप इस डायग्राम को अच्छे से, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए। मैं इस डायग्राम को फिर से एक बार समझा देता हूं कि रे डायग्राम हुआ कैसे है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा है क्या, h1 क्या है, h2 क्या है, मैं फिर से बता देता हूं ताकि आपको आगे जाकर के दिक्कत नहीं हो। और अगर ये डायग्राम नहीं बनाइएगा तो आगे का कुछ भी पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कैसे ये हम डायग्राम बना सकते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, पहले रे आया ए से बी तक, कहाँ से रे आया, ए से बी तक रे आया, फिर ये अपने पाथ से डेविएट किया, तो डेविएट किया तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, डेल्टा 1। डेल्टा 1 किसका एंगल ऑफ डेविएशन है, पहला लेंस का एंगल ऑफ डेविएशन है। फिर हम बात करेंगे डेल्टा 2 का, किसका बात करेंगे, डेल्टा 2 का। डेल्टा 2 किसका एंगल ऑफ डेविएशन है, सेकेंड लेंस का। सेकेंड लेंस के कारण कितना एंगल डेविएट किया गया, वो डेल्टा 2। अब ये जो रे आ रहा था ए से बी तक, इसके कारण टोटल डेविएशन कितना हुआ, किसका बात करेंगे, टोटल डेविएशन। जब हम टोटल डेविएशन का बात करें तो पहला के कारण कितना डेविएट हुआ है, दूसरा के कारण कितना डेविएट हुआ है, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हमारा टोटल डेविएशन नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हो जाएगा। ये तो हम थ्योरेटिकल बात किए, क्या हम इसको मैथमेटिकली प्रूव किए, मैथमेटिकली प्रूव करके भी हम लोग देखेंगे कैसे हमने मैथमेटिकली प्रूव किया है। डेल्टा 1 जो है और डेल्टा 2 है, ये ट्रायंगल देखिए BEC, कौन सा ट्रायंगल देखना है, BEC ट्रायंगल में डेल्टा 1 डेल्टा 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है डेल्टा के, और डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है। और हम ट्रायंगल लॉ से जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 भी आ गया हमारा, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्लियर भी है, कोई दिक्कत भी नहीं है। अब क्या है, यहाँ पे हम बात करते हैं H1 और F1 का। F1 तो पहला का फोकल लेंथ है और F2 क्या है, दूसरा का फोकल लेंथ है, दूसरा लेंस का। पहला लेंस का फोकल लेंथ F1 है, दूसरा लेंस का फोकल लेंथ क्या है, F2। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये H1 क्या है, H1 वो हाइट है, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। P1 इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फर्स्ट लेंस, P1 is the optical center of first lens।
पहला लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है वहां से लेकर के उस पॉइंट तक का बात करेंगे जिस पॉइंट से रिफ्रैक्शन हो रहा है। इस पॉइंट से रिफ्रैक्शन हो रहा है या फिर यहीं से तो रे डेविएट किया है, तो जिस पॉइंट से रे डेविएट किया है वहां से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर तक का जो हाइट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हाइट h1 हो जाएगा फॉर लेंस 1। फिर लेंस 2 की बात करेंगे, तो जब हम लेंस 2 की बात करेंगे तो हो जाएगा हमारा यहां पे इस पॉइंट पे, जो कि पॉइंट सी आपको दिख रहा है, पॉइंट सी से क्या वो डेविएट नहीं किया अपने पाथ से या रिफ्रैक्ट नहीं किया है, तो रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट से हो रहा है या फिर डिविएशन जिस पॉइंट से हो रहा है, पॉइंट सी से हो रहा है, वहां से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस 2, दूसरा लेंस है उसका जो ऑप्टिकल सेंटर है वो है हमारा P2, वहां से वहां तक का जो डिस्टेंस है C से P2 तक का डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया H2। वहां पे हमने फिर GP2 का बात किया था, तो GP2 हमारा H1 था। कैसे? क्योंकि BG और P1 P2 आपस में पैरेलल है, तो B1P हमारा H1 है, तो GP2 भी हमारा H1 हो जाएगा। इसीलिए H1 माइनस H2 किया था, तो हमारा CG जो वैल्यू आया था आपको समझ में आया होगा किस तरह से CG आया था। तो P2G से P2C को घटा देंगे तो बचेगा क्या, GC ही ना बचेगा, CG ही ना बचेगा जी। तो उसी चीज को हमने आगे यूज भी किया है। और कौन सा ट्रायंगल यूज किया था, ये ट्रायंगल BGC ट्रायंगल यूज किया था। BGC ट्रायंगल जो यूज किया था, और क्या बोला था, ये ट्रायंगल डेल्टा 1 था, इसके ऑपोजिट में जो था परपेंडिकुलर CG डिवाइडेड बाय BG किया था, और BG हमारा स्मॉल d था जो कि डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज था। उम्मीद करते हैं ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि ये डायग्राम कहना क्या चाहता है, डायग्राम है क्या, क्योंकि बिना इस डायग्राम को समझे आप आगे जो भी न्यूमेरिकल पार्ट है अच्छे से नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो इस डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ कीजिए और समझिए डेल्टा 1 क्या है, डेल्टा 2 क्या है, ये स्मॉल डेल्टा क्या है, ये जो सिर्फ डेल्टा हम लिखे हैं डेल्टा इक्वल टू जो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 आ गया है, ये कैसे लिख दिए। इस सारा न्यूमेरिकल को अच्छे से कॉपी में लिखिए और बनाइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी समझाया हूँ अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। जो भी आपको समझ में आया, ठीक है, अगर समझ में आया तो उसको आपको कमेंट करना। जैसे कि यहाँ पे हमने बात किया किस तरह से डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा H1 बाई F1 लिख दिया था, तो इस चीज के लिए हमने कौन सा क्या यूज किया था, यहाँ पे देखिए ये पार्ट यूज किया था हमने। यहाँ पे डेविएशन डेल्टा इक्वल टू ये H बाई F होता था, इसी को यूज करके बाद में पहला लेंस के लिए क्या हो गया, ये H1 बाई F1 हो गया, और ये डेल्टा 1 हो गया, ये डेल्टा किस में बदल गया, डेल्टा 1 में बदल गया, इसीलिए डेल्टा 1 इक्वल टू H1 बाई F1 हमने इस केस में लिखा है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, डेल्टा 1 इक्वल टू H1 बाई F1 लिखा है, वहां से यूज किया है। तो ये सारा चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और डेल्टा 2 इक्वल टू H2 बाई F2 भी वहीं से लिखा, और डेल्टा तो टोटल है, तो इनिशियल जो हमारा हाइट होगा जहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है वो तो H1 ही था ना, और टोटल जो हुआ है नेट वो F हो गया, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे H1 लिखा। ये कंफ्यूज नहीं कीजिएगा यहाँ पे H1 क्यों लिखा, H2 क्यों नहीं लिखा। H1 इसलिए लिया क्योंकि इनिशियली हाइट हमारा H1 ही था, जब रिफ्रैक्शन होने वाला था दोनों लेंस के कारण, तो इनिशियली जिस पॉइंट से रिफ्रैक्ट हुआ है वो H1 था, इसीलिए हमने यहाँ पे H1 लिखा, H1 बाई F। F इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द टू लेंसेज व्हेन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल d। F क्या है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, किसका, दोनों लेंस का, जब दोनों लेंस को हम एक स्मॉल d से सेपरेशन में रखा जाएगा, ठीक है। तो उसके कारण सारा न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे सॉल्व किया। ये CG को किस तरह से BG tan डेल्टा 1 लिखा, tan डेल्टा 1 जब डेल्टा 1 छोटा रहेगा तो tan डेल्टा 1 को डेल्टा 1 लिख सकते हैं। फिर से डेल्टा 1 का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, H2 का वैल्यू आ गया, जो H2 का वैल्यू आया फिर उसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे जैसे कि आपको यहाँ दिखा, और इसको सॉल्व करके फाइनली हमारा ये फॉर्मूला आ गया। तो ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का डेरिवेशन है, ठीक है, जब दो लेंस को आपस में किसी एक डिस्टेंस पे सेपरेट किया जाता है। तो इस बात को आपको अच्छे से समझना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पार्ट को अगर आपको समझ में आया होगा तो इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे, ठीक है। अभी तो न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे, हो सके तो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स भी कुछ बनाए इससे रिलेटेड, नहीं तो कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी बनाएंगे। इस फॉर्मूला को ऐसा नहीं है कि हर एक जगह यूज़ करना, बिना यूज़ के भी हम बना सकते हैं, लेकिन अगर इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे तो वो हमारा आसान हो जाता है। अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा के अकॉर्डिंग हमारा चीज़ बदलता है ये, लेकिन इसका कुछ रेस्ट्रिक्शन है इस फॉर्मूला का। इस फॉर्मूला का रेस्ट्रिक्शन क्या है मैं बता देता हूँ। इसका रेस्ट्रिक्शन ये है कि ये सिर्फ दो लेंस पे काम करेगा। जब दो लेंस है, दोनों के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है, दोनों का फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो नेट फोकल लेंथ दोनों का निकालने का काम करेगा। इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इससे आप नहीं निकाल सकते। आप दोनों लेंस का एक बार वैल्यू पुट करके इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल सकते हैं,
लेकिन अगर 3 लेंस रहे, 4 लेंस रहे, उस केस में तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। उस तरह का भी क्वेश्चंस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जो भी आपको समझ में आया, उम्मीद करते हैं इसको आप कॉपी में लिखिएगा अच्छे से। और कॉपी में अभी तो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख के आप समझ रहे हैं, जब आपको समझ में आ जाए तो बाद में आप इसी वीडियो को देखते हुए इसको दोबारा लिखिएगा। जब आप लिखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो भी समझ में आया, अगर समझ में आया तो कमेंट कीजिए। कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आप कमेंट करते ही नहीं हैं, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर समझ में आया तो बोलो समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो किस पॉइंट पे समझ में नहीं आया वो आप लिखो, कमेंट करो नीचे में। कमेंट सेक्शन होगा नीचे, नीचे जाके कमेंट करो मुझे सर यहाँ पे इस पॉइंट पे समझ में नहीं आया। मैं लाइव आऊँगा, लाइव आपको आकर के सारा पॉइंट बता दूंगा, ठीक है। तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और क्या बोलूँ, तब तक के लिए अब थैंक यू, ठीक है। अब तो थैंक यू ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी सारा बात था हमने तो कर लिया। अब जो भी है, अब जो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, जो कि सीबीएसई में आया हुआ न्यूमेरिकल रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास को एकदम स्किप नहीं कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास अच्छे से देखिएगा, ठीक है। और ये क्लास को थोड़ा सा अच्छे से आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए, इसको खुद से कॉपी में बनाइए। कॉपी में नहीं बनाइएगा तो कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो कॉपी निकालिए, कॉपी निकाल करके तुरंत इसको नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।